नमस्कार, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं 18 अप्रैल की सुर्खी। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस में एक याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया था। राज्य सरकार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही दोषियों की रिहाई हुई है। इस पर कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार कहने के बावजूद सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई के दस्तावेज हमारे सामने नहीं ला रही है। हम आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्रवाई करेंगे अगर आप रिकॉर्ड लेकर ना आए तो। जवाब में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी.एस. राजू ने कहा कि कई दस्तावेज गुजराती में हैं। हमें पहले खुद उन दस्तावेजों को रिव्यू करना है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहां रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। एएसजी ने मोहलत मांगी। कोर्ट ने मोहलत देते हुए 2 मई तक के लिए सुनवाई टाल दी। इससे पहले टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है तब सार्वजनिक हित का ध्यान रखा जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से ये भी कहा, आज यह महिला है, कल कोई और हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। क्या इस तरह के मामले में सरकार को दस्तावेज दिखाने से छूट दी जा सकती है? यहां आपको बता दें कि पिछले साल गुजरात चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कार और उनके परिवार के लोगों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बिल्किस केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई का फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया गया। हलफनामे में कहा गया था कि दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके 14 साल की सजा पूरी करने के मद्देनजर रिहाई का फैसला लिया गया था। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। सुबह तक तो ये कयास थे कि महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। कहा गया कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार एक बार फिर बीजेपी की सरकार में शामिल होने के लिए पार्टी में समर्थन जुटा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें छपी कि एनसीपी के 53 में से 30 से 34 विधायक अजित पवार के साथ हैं। फिर दिन में अजित पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ दी। कहा कि वे एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। एनसीपी जो भी तय करेगी वही करेंगे। उन्होंने कहा, आज मुझसे विधायक मिलने आए थे, ये रूटीन काम के लिए आए थे, इसका अलग मतलब मत निकालें। मैं पार्टी और शरद पवार के प्रति बहुत वफादार हूँ और जो वो कहेंगे वही करूँगा। जो मैसेज और अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सब हमारे खिलाफ साजिश है। देश में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसानों को हैं। लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इस तरह से महाराष्ट्र का तीसरा पॉलिटिकल क्राइसिस आज के दिन के लिए टल गया। अटकलें तो उन्होंने साफ कर दी, मगर ये अटकलें लग क्यों रही थी? आज तक से जुड़े साहिल जोशी और ऋत्विक भालेकर की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी के कुछ बड़े नेताओं ने अजित पवार के लिए समर्थन जाहिर किया था। इस लिस्ट में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर अजित पवार गुट ने शरद पवार से मुलाकात की है और उन्हें बताया गया है कि पार्टी के कई विधायक भाजपा के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। हालांकि शरद पवार ने बीजेपी शिंदे के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। शरद पवार ने मंगलवार 18 अप्रैल को एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा था कि ये बातें मीडिया की देन है। उधर शरद पवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत से इस मामले पर बात की है। उन्होंने राउत से कहा है कि अगर लोग जाते हैं तो वो विधायक होंगे, पार्टी नहीं जाएगी। अगली सुर्खी अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अतीक अहमद की हत्या के मामले पर जांच से संबंधित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। मामला क्या है? अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से मामले की जांच के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए और उत्तर प्रदेश में साल 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर्स की जांच की जाए। साथ ही अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के मामले की भी जांच हो। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी याचिका दायर की है। अमिताभ ठाकुर ने कहा है, भले ही अतीक अहमद और उसके भाई अपराधी हों, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है
उससे इसके राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है। साथ ही जिस प्रकार इस हत्या की पृष्ठभूमि है, उससे भी इस घटना के राज्य पोषित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को कमजोर करने का प्रयास किया है। मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। इससे भी उच्च स्तरीय षड्यंत्र की संभावना दिखती है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में ही की जा सकती है। उधर NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी यूपी पुलिस को इस केस में नोटिस जारी किया है। इसी मामले में एक अपडेट ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में अब कानून का राज है, कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता, राज्य में अब कहीं दंगा नहीं होता। सुनिए। उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल योगी सरकार पर खूब हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि न उमेश पाल सुरक्षित है, न अतीक सुरक्षित है। चौथी सुर्खी बनाई ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई INX मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है। यहां आपको बता दें कि CBI ने 2017 में एक मामला दर्ज कर INX मीडिया समूह मामले की जांच शुरू की थी। विदेश से 305 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए FIPB द्वारा की गई मंजूरी में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए थे, क्योंकि उस समय चिदंबरम वित्त मंत्री थे। अगली सुर्खी असम से। असम के किसान नेता और निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई पर देशद्रोह और UAPA के आरोप लगे थे। माओवादी संगठनों के साथ संबंध के भी आरोप लगे थे। 1 जुलाई 2021 को एक विशेष अदालत ने अखिल को इन आरोपों से मुक्त कर दिया था, यानी उनकी बेगुनाही का फैसला सुनाया था। NIA ने विशेष अदालत के आदेश को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने विधायक अखिल गोगोई की आरोप मुक्ति को रद्द कर दिया था। आज 18 अप्रैल को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और साथ ही अखिल गोगोई को जमानत दे दी है। सुर्खियों में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।